वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 से लेके 37 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने सेक्शन 25 से लेके 34 तक कवर अप किया है। सो इफ यू हैवंट चेक दैट यू कैन चेक द सीरीज। हमने शुरू से ही यहाँ पे सारे सेक्शंस को कवर अप करते चले हैं। नाउ इस सेशन में हम जो है फॉलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ये ऑथेंटिक बुक, दैट इज डॉक्टर आर के सिन्हा। इस सीरीज के माध्यम से हम इस पूरी बुक को फॉलो करेंगे। नाउ ये आपको हेल्पफुल होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स को जो लॉ एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनके सेमेस्टर में टीपीए एज अ सब्जेक्ट है, और साथ में उन सारे ही जुडिशियल एस्पिरेंट्स को जो टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को। तो ये सीरीज आपको हेल्पफुल रहेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस टुडेज पर्टिकुलर सेशन, दैट इज सेक्शन 35, 36 एंड 37। नाउ ये तीनों ही सेक्शन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग सेक्शन 35 में आपकी एक डॉक्ट्रिन आती है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, और 36 और 37 बात करता है अपॉर्शनमेंट की। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी आई के जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच 2 जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से। सो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं या अगर आप जेन्युइनली सीरियसली किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल टू दिस लाइव फाउंडेशन बैच 2। नाउ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आपको एनरोल करना चाहिए इस लाइव फाउंडेशन बैच में, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, वीकली आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, जीएस जीके का पार्ट भी यहाँ पे इस लाइफ फाउंडेशन बैच में कवर अप कराया जाता है। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज कि साथ में आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है जो आपको हेल्प करता है इस पूरी जर्नी में। तो स्ट्रैटेजी को लेकर, स्टेट के अप्रोच को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर हर तरीके से ये मेंटर आपकी मदद करता है। सो क्लास स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से। दिन में 2 क्लासेस होती हैं, शाम को 4 PM ऑनवर्ड्स आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, एक मेजर लॉ की, एक माइनर लॉ की। तो जल्दी से जाके एनरोल करें। कोर्स का प्राइस है यहाँ पे 24,999। यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइव आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। तो 24,999 आपको 2 सालों के लिए पे करने हैं। 1 साल में आपका पूरा कोर्स कवर अप करा दिया जाएगा और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स कोर्स को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो जल्दी से जाके एनरोल करो, बहुत ही कम दिन बचे हैं। डू नॉट मिस दिस डे, ठीक है। फर्स्ट क्लास ऑफ कोर्स कोई मिस नहीं करना चाहता, और अगर आप जेन्युइनली सीरियसली टारगेट कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड श्री लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ आपको सेशन की पीपीटी, सेशन में जो भी पीडीएफ यूज किए जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट क्लास की नोटिफिकेशन, नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन, और कोई भी डाउट हो आपको अगर सेशन के रिस्पेक्ट में, कोर्स के रिस्पेक्ट में या फिर एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में, तो यू कैन रीच मी आउट डायरेक्टली ऑन श्रीमी श्रीवास्तव। सर्च करके टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग ऑन बोथ दी सोशल मीडिया हैंडल। तो श्रीमी श्रीवास्तव पे आप सर्च करके मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ starting with the section number 35 which talks about doctrine of election. Now क्या है ये doctrine of election? अगर आप बेरट उठा के देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होके बंद कर दोगे, क्योंकि इतनी टफ लैंग्वेज वहां पे दे रखी है। तो हम समझेंगे बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीके से कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता क्या है, राइट? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उसको समझते हैं इससे। नाउ यहाँ पे कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन टर्म का मतलब होता है कि आपको चूज करना है, आपको चूज करना है। देखो मान लो एक ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन ने एक ट्रांजैक्शन से, एक ट्रांजैक्शन है, मेरी ड्राइंग बहुत सुंदर है, प्लीज बेयर कर लेना, ठीक है। इस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और दोनों ही पर्सन खुश हैं, ठीक है। चलो इस पर्सन ने एक ट्रांजैक्शन बनाकर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी इस पर्सन को, ठीक है। अब ये पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ बेनिफिट लूंगा इससे और बर्डन नहीं लूंगा। ही कांट से दिस कि मैं जो है सिर्फ बेनिफिट एक्सेप्ट करूंगा और बर्डन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में ये बता रखी है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो आपको बेनिफिट के साथ साथ बर्डन भी लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बस अच्छा खाऊंगा और खराब वाला साइड कर दूंगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आपकी इक्विटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नाउ सिर्फ इतना ही नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी और तभी आपके नंबर आएंगे, राइट? तो ये तो बेसिक सी बात हो गई इलेक्शन के बारे में कि भाई बर्डन और बेनिफिट दोनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। नाउ इसको एक अलग लेवल पे समझते हैं। अब जो यहाँ पे जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसमें आपका एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोफेस।
प्रोफेसेस और साथ में नो राइट टू ट्रांसफर, नो राइट टू ट्रांसफर। अब इन दोनों ही वर्ड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसी वजह से सेक्शन समझ में नहीं आता। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे। क्या कहता है कि मान लो x है, मान लो x है, उसने जो है y से कहा कि अपनी प्रॉपर्टी C को ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। नाउ 10 लाख रुपए इज व्हाट? बेनिफिट। बर्डन इज व्हाट? कि y को अपनी प्रॉपर्टी C को देनी होगी। तो यहां पे y के पास ये राइट है, इलेक्शन का राइट किसके पास है? y के पास है। क्यों? y इस घर का ओनर है। अब यहां पे y के पास ये ऑप्शन है कि वो या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर डिनाई कर दे। सिंपल सी बात, या तो वो 10 लाख रुपए रख ले और फिर अगर 10 लाख रुपए रख लिए हैं तो फिर उसको C को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और या तो फिर वो मना कर दे, ना तो बेनिफिट ले और ना ही बर्डन ले। तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 10 लाख रुपए रख ले और प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करे। सो ये ही है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो बात करती है सिंपल सी बात कि यहाँ पे एक्स के बारे में बात हो रही है, जो प्रोफेस कर रहा है वाई को कि भाई आप जो है प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दे और एज अ बेनिफिट मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पे जो ये वाई है, इसके पास ये राइट है इलेक्ट करने का, इसके पास ये राइट है चूज करने का कि वो इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर ले या फिर पूरी तरीके से डिनाई कर दे। तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है और पूरी तरीके से ही डिनाई करना है, पार्शियल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कुछ आपका एक ही ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, ये सब कुछ आपका सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, ये बात बता रखी है इलेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। प्रोफेस कौन कर रहा है? किसके पास राइट नहीं है ट्रांसफर करने का? एक्स के पास कोई राइट नहीं है, उसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई राइट नहीं है ट्रांसफर करने का। लेकिन एक्स जो है प्रोफेस कर रहा है वाई को कि भाई तुम प्रॉपर्टी जो है सी को ट्रांसफर कर दो, इसके बदले में तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट कौन करेगा? वाई इलेक्ट करेगा। ये बेसिक सी बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक और चीज समझ लो, एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं इसको कि मान लो यहाँ पे वाई ने 10 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए, 10 लाख रुपए जो है ये वाई ने एक्सेप्ट कर लिए बट ट्रांसफर नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? ये जो ये 10 लाख रुपए बेनिफिट है ये वाई को वापस देने पड़ेंगे एक्स को। अगर उसने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं करी तो उस पर्टिकुलर केस में वाई को बेनिफिट वापस करना पड़ेगा एक्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपने बर्डन नहीं लिया तो आपको बेनिफिट वापस करना पड़ेगा, आपको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। ये भी आपका सेक्शन में ही दे रखा है। ठीक है, नाउ नॉट मूविंग अहेड विद मच ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। अब एक बार इसको पढ़ के समझो, आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कहता है? कह रहा है इलेक्शन का क्या मतलब होता है? चूज करना। अभी जितना मैंने आपको बताया है वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपको चूज करना है दो चीजों में, कि या तो आप ट्रांजैक्शन के साथ जा रहे हो या फिर आप ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ बेनिफिट रख लो और बर्डन अवॉइड कर दो या बर्डन को मना कर दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट मींस दैट द पर्सन टेकिंग द बेनिफिट, पर्सन जो बेनिफिट ले रहा है, हमारे एग्जांपल में वाई बेनिफिट ले रहा था, तो पर्सन जो बेनिफिट ले रहा है शुड आल्सो बेयर द बर्डन, तो उसको बर्डन भी बेयर करना पड़ेगा, उसको सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ ये जो प्रिंसिपल है आपका कहां से डिराइव हुआ है? इक्विटी प्रिंसिपल से डिराइव हुआ है। वेयर अ पर्सन कैन नॉट रिटेन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ बेनिफिट जो है ट्रांजैक्शन की उसको रिटेन कर ले। दस ही कैन नॉट कीप द प्रॉपर्टी एंड गेट द बेनिफिट स्टिल, कि भाई वो प्रॉपर्टी भी आगे ट्रांसफर ना करे, प्रॉपर्टी भी अपने पास रख ले और बेनिफिट भी अपने पास रख ले, ऐसा वो नहीं कर सकता एज पर द इक्विटी प्रिंसिपल। नाउ दे हैव टू इलेक्ट फॉर और अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट, जो भी जिस भी ट्रांजैक्शन, जो भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो या तो उस पर्सन को उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि या तो उस ट्रांजैक्शन के फॉर में जा रहा है या फिर उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है। नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज अ जनरल लीगल रूल दैट रिक्वायर्स द रिसिपेंट टू चूज वेदर द हायर वांट्स टू ओन someone else, right? अब बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको चूज करना पड़ेगा। इसको और क्लैरिटी से समझो एग्जाम्पल से। सेम जो मैंने आपको लिया यहाँ पे इस तरीके से लिया गया है कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो जो है 50 लाख रुपए देगा, बट एक कंडीशन लगा दी कि वो जो है अपना घर सी को बेच देगा। नाउ बी जो है यहाँ पे उसको इलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे ए ने क्या किया? प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। कब? जब तुम ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दोगे, जब ये घर जो है तुम सी को ट्रांसफर कर दोगे। नाउ यहाँ पे
इलेक्ट कौन करेगा? बी इलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मालिक कौन है उस घर का? बी है। तो यहाँ पे बी चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो पूरी तरीके से डिनाई कर ले। राइट नाउ बी हियर हैज टू मेक द इलेक्शन ऑन व्हाट टू डू। अब बी डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है। इफ ही टेक्स एज ऑफर, अगर मान लो उसने ए का ऑफर ले लिया, 50 लाख रुपए ले लिए, तो फिर उसको प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सेप्ट नहीं किया देन ही वोंट गेट 50 लाख ऑल्सो। तो अगर उसने उसके जो ऑफर है, ए का जो ऑफर है कि मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूं, तो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दो, अगर उसने जो है ऑफर को डिनाई कर दिया तो उसको 50 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। एंड हेंस ही हैज टू मेक एन इलेक्शन ऑन व्हाट टू चूज। तो यहाँ पे बी को इलेक्ट करना पड़ेगा कि उसको क्या चूज करना है। एंड दिस इज व्हाट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्लियर? अब कब जरूरी होता है? व्हेन इट इज नेसेसरी। अब इसके रिस्पेक्ट में एक केस समझते हैं। सबसे पहले हम इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत लैंडमार्क केस है आपका, उससे समझेंगे हम इसको। जस्ट अ मिनट। नाउ यहाँ पे अगेन लेट्स टेक इट, यहाँ पे समझते हैं इसको। अब एक केस का नाम है, आप लोग लिख लो, मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम। अब इसमें क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, ये केस का नाम है, ध्यान से लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कब जरूरी होता है इलेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नवाब साहब है। ठीक है, एक नवाब साहब है, एक जो है नवाब साहब है, एक सेकेंड, नवाब साहब है ये। ठीक है, इनके दो बेटे हैं, 2 सन। तो ये क्या करते हैं, अपने जो सेकेंड सन है, सेकेंड सन को 2 विलेज दे देते हैं। ठीक है, नवाब साहब ने अपने दो बेटे हैं उनके, तो दूसरा वाला बेटा है उसको यहाँ पे वो 2 विलेज दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो है टपक गए, ये मर गए, डाइड, नवाब साहब मर गए। अब जो फर्स्ट सन है उसने क्या किया, उसने कुछ गवर्नमेंट के साथ मिल मिलाकर वो जो है चीफ बन गया। ठीक है, अब जब चीफ बन गया तो यहाँ पे उसने सेकंड सन से क्या कहा कि कैश दे रहा हूं मैं, कुछ तुम्हें कैश वैल्यू दे रहा हूं, तुम एक्सेप्ट कर लो कि फर्स्ट सन जो है वो क्या है, अब नवाब है, मतलब वो चीफ है अब। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें ये कैश दे रहा हूं और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो है मैं फर्स्ट सन जो है वो नवाब है, मैं नवाब हूं। ठीक है, ये बात यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सन ने इसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कैश रख लिया, उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई तुम नवाब हो, पहले बेटे को मान लिया नवाब है वो। ठीक, अब क्या हुआ कि इस केस में फर्स्ट सन ने एक केस डाल दिया कि भाई 2 विलेज जो तुम्हें दिए थे वो वापस करो। अब मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 में क्या बताया कि ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। तो क्या ये ट्रांजैक्शन सेम है? नहीं। वो तो नवाब साहब जो ओरिजिनल नवाब साहब थे वो 2 विलेज दे गए अपने सेकंड बेटे को। ठीक है, छोटे वाले बेटे को वो दे गए, दूसरे बेटे को अपने वो 2 गांव दे गए। तो वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे जो सेकंड सन है उसने कोर्ट में क्या क्लेम किया कि भाई उन्होंने मुझे कैश वैल्यू दी, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। और कैश वैल्यू क्यों दी थी, ये बेनिफिट क्यों दिया था, इस बर्डन के साथ कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो फर्स्ट सन है वो अब नवाब हो गया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो ये सेकेंड विलेज वापस करने की बात कही फर्स्ट सन ने, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और कोर्ट ने कहा वो एक अलग ट्रांजेक्शन था। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, ऐसा इस पर्टिकुलर केस में कहा। राइट, तो यही बात यहाँ पे कोर्ट ने कह दी कि चीफ मान लिया, बस मेरे ऊपर यही बर्डन था कि मैं तुम्हें चीफ मानूं, चीफ मान लिया। और कोर्ट ने कहा कि जो ये क्लेम है कि 2 विलेज दो, वो इस ट्रांजैक्शन का पार्ट ही नहीं है, वो इस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। दैट इज वाई आप जो है ये क्लेम नहीं कर सकते। आप फर्स्ट सन एज अ नवाब, आप नवाब हो, मान लिया, उसके लिए उसने कैश भी एक्सेप्ट कर लिया, तो बर्डन और बेनिफिट दोनों उसने एक्सेप्ट किए हैं, तो कोई भी वॉयलेशन नहीं हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन का। आई होप इट इज क्लियर। तो यही बात आपकी दे रखी है यहाँ पे कि इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पर्सन प्रोफेस कर रहा है उसके पास कोई राइट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उसके पास कोई राइट नहीं है, वो बस प्रोफेस कर रहा है कि भाई तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी दे दो, मैं तुम्हें बेनिफिट दे दूंगा उसके बदले। ठीक है, और वो होना किसमें चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। दे मस्ट इलेक्ट आइदर टू एक्सेप्ट और
नॉट, ठीक है भाई, आप एक्सेप्ट करो या फिर उसको डिनाई करो पूरा। एंड इन केस ही डज नॉट, ही मस्ट रिलीज द बेनिफिट टिल देन। और अगर मान लो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बेनिफिट उसने ले लिया है, तो वो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में एक्स को बेनिफिट वापस करना पड़ेगा, चाहे वो 10 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल हो, ठीक है। तो 10 लाख रुपए जो दिए हैं बेनिफिट कि तुम घर ट्रांसफर कर दो सी को, तो वाई को अगर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो वो बेनिफिट वापस करना पड़ेगा एक्स को। नाउ द बेनिफिट ही हैड टिल देन goes back to the transferor as if not given। अगर ट्रांसफर वापस नहीं किया है बेनिफिट को, तो बेनिफिट आपने वापस नहीं किया तो आपको ट्रांसफर को बेनिफिट वापस करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ हु डज नॉट हैव टू इलेक्ट, किसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे यही बात आपके सेक्शन में भी सेम दे रखी है कि अगर कोई भी बेनिफिट आपको इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको फिर इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी बेनिफिट मिल रहा है बट वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप फिर सेक्शन 35 के नीचे नहीं आओगे। नाउ द पर्सन हु इनडायरेक्टली, अगर डिराइव करता है इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एंड नॉट डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 डज नॉट नीड टू इलेक्ट, तो फिर उसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो ये एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल में समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये कहता है कि मान लो ए है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ए है, ठीक है, ए का बेटा बी है और यहाँ पे सी है और सी का बेटा डी है, ठीक है, दोनों के बेटे हैं। सी जो है ये मालिक है, ओनर है ये। अब ए क्या करता है बेवकूफी कि वो डी से कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूं, तुम अपने पापा से ये प्रॉपर्टी बी को दिलवा दो, ये प्रॉपर्टी जो है बी को दिला दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूं। अब डी क्या करता है, ये 5 लाख रुपए अपने पापा के पास जाता है लेकर, कहता है कि प्रॉपर्टी जो है बी को दे दो। अब यहाँ पे सी जो है नहीं ट्रांसफर करता, बेनिफिट रख लेता है बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता। तो क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सी उसको इलेक्ट करने की जरूरत है? क्या वो बाउंड है सेक्शन 35 से? द आंसर टू दिस इज नो, ही इज नॉट बाउंड, ठीक है, उसको उसके ऊपर इलेक्शन का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे उसको जो बेनिफिट मिला है ट्रांजेक्शन में वो इनडायरेक्ट तरीके से मिला है। यहाँ पे डी को पैसे 5 लाख रुपए दिए, जो बेनिफिट है वो डी को दिए हैं, दैट इज इनडायरेक्ट। उसके बाद सी के पास जा रहा है, तो सी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है कि वो इलेक्ट करे कि उसको रखना है या फिर उसको डिनाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बताया गया हु डज नॉट हैव टू इलेक्ट, तो जिसको ट्रांजैक्शन में इनडायरेक्ट तरीके से पैसा मिला है तो उसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। Now, कुछ exceptions. Now, the exception to the doctrine as stated by section 35 is that कि मान लो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन है, कोई टाइम लिमिटेशन है और वो टाइम लिमिटेशन एक्सपायर कर गया, तो ऐसा माना जाएगा जैसे आपने चूज किया है, आपने कंफर्म किया है कि यू आर गोइंग फॉर द ट्रांजेक्शन, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट टू इट, यू आर गोइंग फॉर द ट्रांजेक्शन। कि अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसमें कोई टाइम स्पेसिफाई कर रखा है, तो उसका मतलब ये है कि आप जो है उसको यू हैव चूजन टू ट्रांसफर। आप ये अज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने चूज किया है कि आप ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर? मतलब आप बेनिफिट भी एक्सेप्ट कर रहे हो और बर्डन भी एक्सेप्ट कर रहे हो। क्लियर? नाउ टाइम लिमिट फॉर इलेक्शन। अब यहाँ पे ये कहता है कि वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 साल विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिसने ट्रांसफर किया उसके 1 साल के अंदर, सिग्निफाइज टू आइदर ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, सिग्निफाई करता है उसके ट्रांसफरर को या फिर रिप्रेजेंटेटिव को, इवन इफ दे नो द एक्सपायरेशन पीरियड, अगर वो एक्सपायरेशन पीरियड जानते हैं, अगर वो एक्सपायरेशन पीरियड जानते हैं, एंड इवन आफ्टर नोइंग फ्रॉम देयर रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट मेक अ डिसीजन, ये जानने के बाद भी अगर वो डिसाइड नहीं करते हैं, वो इलेक्ट नहीं करते हैं, या तो फिर क्या माना जाएगा, क्या डीम किया जाएगा? They are deemed to have elect to confirm the election if they do not reply after the period is over। तो विद इन 1 ईयर एक टाइम दे रखा है, उसके बाद अगर आप नहीं रिप्लाई करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने चूज किया है और आप जो है ट्रांजेक्शन के फेवर में जा रहे हो। नाउ इलेक्शन बाय डिसेबल्ड पर्सन, अ डिसेबल्ड पर्सन कैन नॉट डू इलेक्शन अनटिल और अनलेस हीज डिसेबिलिटी सीजेस, जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं जाती, और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ मेक्स इलेक्शन हु इज नॉट डिसेबल्ड, या फिर उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन इलेक्शन कर रहा है जो डिसेबल नहीं है, तभी डिसेबल पर्सन जो है इलेक्शन कर सकता है। सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 35। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 36 एंड 37। 36 और 37 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट की, कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। अब 2 तरीके यहाँ पे बता रखे हैं, पहला अपॉर्शनमेंट बाय टाइम और अपॉर्शनमेंट बाय ई स्टेट, सेक्शन नंबर 36 और 37। क्लियर? नाउ अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन या फिर शेयरिंग आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान और ओनरशिप, ओनरशिप या प्लान के हिसाब से आप जो है डिवाइड कर रहे हो।
इसको बहुत इजी सिंपल सी बात सेक्शन नंबर 36 में दे रखी है। अपॉर्चमेंट और बाय टाइम का क्या है कि मान लो ए, इसको एग्जांपल से समझो, पहले पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल बता दूंगी मैं आपको। सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट द पेमेंट विल बी एक्रूड ओवर टाइम एंड अपॉर्शन्ड between the transferor and transferee based on the length of ownership. Now the payment will continue to be made on the appointed dates. जो भी appointed date है उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी आपको इसके एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। Now ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपको कोई इंसिडेंटल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर कोई इंसिडेंटल बेनिफिट नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कहता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट जनरेट्स इनकम वाया कि उस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम जनरेट हो रही है, किस तरीके से, या तो रेंट के थ्रू या एन्युटीज के थ्रू या पेंशन के थ्रू या डिविडेंड के थ्रू या किसी और तरीके का पीरियोडिक पेमेंट है, उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है उस प्रॉपर्टी पे, तो वह वो प्रॉपर्टी की जो इनकम है, जो इंसिडेंटल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, वो किस तरीके से डिवाइड होंगे, उसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 36 में बता रखा है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कहता है कि मान लो ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, सी को अपनी एक प्रॉपर्टी जो है लेट आउट कर रखी है सी को 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। नाउ ए ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी बेच दी बी को। अब ओनर कौन हो गया, बी हो गया। कब बेची, 15 जनवरी को बेची, ठीक है। ए ने 15 जनवरी को बेची। ये किराया कब लेते हैं, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट 1 से 5 तारीख के बीच में लोग किराया दे देते हैं ना। सिंपली यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी बेच दी, जो प्रॉपर्टी उसने किराए पे उठा रखी थी सी को, वो प्रॉपर्टी जो है बी को बेच दी यहाँ पे 15 जनवरी को। तो अब ये कहता है कि 15 दिन का किराया ए रखेगा और 15 दिन का किराया सी रखेगा। नाउ ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू बी ऑन 15th जनवरी। नाउ ऑन 31st जनवरी जब आएगी तो सी विल पे 500 रुपीज टू बी और 500 रुपीज टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ एज पर द टाइम कि इतने टाइम तक वो मालिक था, तो यहाँ पे 15 जनवरी तक वो मालिक था, तो 15 जनवरी तक का किराया कौन रखेगा, ए रखेगा। और अब 15 जनवरी के बाद बी को मालिक हो गया तो किराया कौन रखेगा, बी रखेगा। तो 1000 रुपए पे के किराए पे उठा रखी थी, तो 500 रुपए ए रखेगा और 500 रुपए बी रखेगा। सिंपल सी बात दे रखी है यहाँ पे। Now, concept of transfer. The basic concept behind the Transfer of Property Act 1882 is that when a property is let out, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट की जाती है बहुत सारे ओनर्स को और उसके बहुत सारे ओनर्स हैं, नन ऑफ द ओनर हैज राइट टू आस्क फॉर अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ रेंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को बोलोगे तुम सारा दो, या तुम उसको बोलोगे तुम 80% रेंट दो, ठीक है। और डिमांड इवेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट ही इज अ को ओनर एंड इज दस अलाउड टू डू सो। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि जिस हिसाब से उसका ओनरशिप होगी, जिस हिसाब से उसका प्लान होगा, उस हिसाब से ही डिवाइड करा जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से ही वो चीज डिवाइड करी जाएगी। नाउ फर्दर मोर, एज विद ऑल द अदर सेक्शंस, these are regarded in light of section 8 of the transfer of property. Now according to this act, all interest, चाहे वो आपका रेंट हो या फिर कोई भी प्रॉफिट हो, must be transferred from the transferor to the transferee. सेक्शन 8 पढ़ा था हमने, उसमें क्या कहा था कि सब कुछ ट्रांसफर होता है, चाहे फिर वो आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो, कुछ भी प्रॉफिट हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सब कुछ ट्रांसफर होता है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को। नाउ इन केस वेयर द इनकम इज मेड ऑन द डेली बेसिस, जहां पे इनकम आपकी डेली बेसिस के हिसाब से आ रही है, द ट्रांसफरी वुड गेट द इनकम ऑन द डेली बेसिस स्टार्टिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस दिन से ट्रांसफर हुआ है उसके बाद से उसको जो डेली बेसिस पे आ रही है, तो वो इनकम अब ट्रांसफरी को मिलेगी, ठीक है। However, if the income is not received on the daily basis, अगर डेली बेसिस पे इनकम नहीं आ रही है, and it is obtained in the form of periodic payments के फॉर्म में आ रही है इनकम, the amount must be apportioned between the transfer and the transferee. जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा कि भाई 15 तारीख तक वो मालिक था तो उसको 500 रुपए दिए जाएंगे, 15 तारीख के बाद आपका बी मालिक हो गया है तो बी को जो है पैसे दिए जाएंगे, रेंट दिए जाएगा। और ये सब बात हो रही है उस चीज पे जहां पे प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है उसके डिविजन की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ अपॉर्शनमेंट बाय ई स्टेट, अब ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपने प्रॉपर्टी बेच दी किसी और को, अब सी को किराए पे दे रखा था हमारे एग्जांपल में, और सी को ये बात पता होनी चाहिए कि ए ने अब बी को प्रॉपर्टी बेच दी है। तो अगर मान लो सी को नहीं नोटिस है इस बारे में कि प्रॉपर्टी बिक गई है और वो जो है रेंट पूरा ए को दे देता है, तो बी यहाँ पे सी को नहीं पकड़ेगा रेंट लेने के लिए, वो ए से जो है अपना रेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन किराए पे है उसको नोटिस होना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो बिक गई है। क्लियर। नाउ अपॉर्शनमेंट बाय ई स्टेट मींस डिवाइडिंग ऑल द इनकम जनरेटेड बाय द प्रॉपर्टी दैट इज सोल्ड टू सेवरल ओनर्स। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, तो कोई दूसरा पीरियोडिक पेमेंट्स हो गए, अमंग्स देम ऑल, तो जितने भी ओनर है सब में बटेगी,
ठीक है। नाउ दिस डिवीजन मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप। हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, ठीक है। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ए है, उसने जो है ये प्रॉपर्टी सी को दे रखी है, उसके बाद उसने बेच दी बी को, एक्स को और वाई को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ओनर हो गए। अब इस प्रॉपर्टी में इसका 50% का हिस्सा है, इसका 25% का है और इसका 25% का है। तो अब रेंट मान लो 1000 रुपए है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 500 रुपए इसको चले जाएंगे और 250 इसको चले जाएंगे। ये बात बता रखी है आपकी अपोर्शनमेंट बाय ई स्टेट कि जितनी भी प्रॉपर्टी ओनरशिप होगी उसके हिसाब से उसको चले जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी में जिसका ज्यादा शेयर होगा उस शेयर के हिसाब से जो है रेंट डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस प्रॉपर्टी से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। Traditionally, income is distributed according to the portion of sale value paid by the individual owner. तो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या देखा कि भाई इसने बी ने जो प्रॉपर्टी थी उसको 50% मालिक बी है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे इनकम को डिवाइड किया जाएगा। इफ द इनकम इज मॉनेटरी इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी मेनी ओनर्स। अगर इनकम आपकी पैसों में आ रही है, मॉनेटरी आ रही है, रेंट वगैरह की बात है, तो वो उस पर्टिकुलर केस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर द ओनरशिप। हाउएवर इफ द इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन डिविजिबल एसेट, अगर कोई ऐसी चीज आप ले दे रहे हो, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी से कोई ऐसी इनकम आ रही है या फिर जो भी इनकम आ रही है वो ऐसा है जो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में द ट्रांजैक्शन इज मेड एट द डायरेक्शन ऑफ द सेवरल ओनर्स। तो फिर जैसा एक्स और वाई कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में, मान लो इसको एग्जांपल में समझो कि मान लो जहां पे पैसों में आ रहा है, कोई भी इनकम पैसों में आ रही है, मॉनेटरी में आ रही है, तो वो तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, भाई जिसका ज्यादा शेयर है उसको ज्यादा मिल जाएगा रेंट। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे मान लो एक मुर्गी है, साथ में एक मुर्गी भी है, हेन भी है एक, ठीक है। अब वो मुर्गी कैसे डिवाइड करोगे सब में, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस पर्टिकुलर केस में कोई ऐसा एसेट है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको आप दूसरे ओनर्स के हिसाब से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो जैसा भी दूसरे सेवरल अदर ओनर्स जो हैं वो डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से वो चीज डिवाइड कर दी जाएगी। तो ये है आपका अपोर्शनमेंट बाय ई स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर दीज सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 35, 36, 37। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच मी आउट। एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये तीनों ही सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो डू नॉट मिस दीज 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको उस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है एंड डेफिनेटली यू विल गेन गुड मार्क्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी आई की जुडिशरी का जो सेकंड बैच है उसकी क्लासेस 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अगर इसमें एनरोल होना है तो प्राइस है कोर्स का 24,999। यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइव आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपकी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है। आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, जीएस जीके का पूरा पार्ट कवर अप कराया जाता है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, और साथ में एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है जो आपको हेल्प करता है पूरी जर्नी में। और आपका जो ये कोर्स है जो 24,999 का है प्रोमो कोड श्री लाइव से, वो आपको मिल रहा है 2 सालों के लिए। तो यहाँ पे 1 साल में आपका पूरा कोर्स कवर अप करा दिया जाएगा और नेक्स्ट 1 ईयर आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप जेन्युइनली सीरियसली किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो जल्दी से जाके एनरोल करो। दिन में यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी, शाम को 4 PM ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी, एक मेजर लॉ की और एक माइनर लॉ की। इतना सब कुछ मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में, 24,999 में श्री लाइव लगाकर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। नाउ किस तरीके से आपको कोर्स परचेज करना है यहाँ पे, तो आप वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, स्टडी आई की जुडिशरी की वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लाइफ फाउंडेशन बैच के साथ साथ महापैक और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब चाहे इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना हो, चाहे महापैक हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो या फिर लाइफ फाउंडेशन बैच हो, आपको यूज करना है प्रोमो कोड श्री लाइव सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए। कोई भी कोर्स परचेज करो, श्री लाइव कोड से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइफ फाउंडेशन बैच, तो यहाँ पे जो कोर्स आपको 40,000 रुपीज का दिखा रहा है, वो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे प्रोमो कोड, तो यहाँ पे एंटर कूपन कोड डालना श्री लाइव, SHRILIVE। जैसे ही आप एंटर करोगे, अप्लाई करोगे, आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 24,999 का, और श्री लाइफ प्रोमो कोड से आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट और 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। तो जल्दी से जाके एनरोल करो
12th जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाली है. डू नॉट मिस द फर्स्ट क्लास. यूज करो प्रोमो कोड SHREELIVE फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. And this was all from my end. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.